if mass of ring is m and 2m and their radius is r and 2r and their radius is r and 2r. all right, and their radius is r and 2r. आवाज इक्वल नहीं हो रहा. and their radius is r and 2r. चलिए, तो अब आपको बताना है if they are placed such as, तो ये फैशन में ये प्लेस्ड किया गया है. ये है हमारे पास रिंग, ये है हमारे पास रिंग एंड दिस इज आवर डिस्क, दिस इज आवर डिस्क. ये है हमारे पास डिस्क. और सपोज लेट अस टेक इट एज आर आर ओनली, तो ज्यादा बढ़िया डायग्राम दिखेगा. सो इट इज आर एंड द मासेस आर m and 2m. डिस्क, ठीक है. दिस इज r and r, 2m and m. You have to find center of mass of this system. हमें पता था, we knew that the center of mass for ring that is equal to 2r by pi, and for disk that is equals to 4r by 3 pi. 4r by 3 pi. तो हमें पता था रिंग के लिए ये है 2r by pi और डिस्क के लिए है 4r by 3 pi. ये अपने को पता था. अब जरा ध्यान से देखो बेटा, जरा ध्यान से देखो. अपने को पता है किधर होगा, इस डिस्टेंस में होगा. सो रिंग के लिए मान लिया ये x1 है और डिस्क के लिए ये कोई x2 है, बट x1 किधर होगा बेटा? नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ये ओरिजिन है मेरा. तो ओरिजिन के इस साइड है तो नेगेटिव डायरेक्शन में लिख दिया और नीचे वाले को पॉजिटिव. अब आप लिखेंगे क्या? m1 x1 अपना जो फॉर्मूला है उससे लिखेंगे. तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. Now put the value of m1 as m. x1 की वैल्यू माइनस 2r by pi प्लस m2 is equal to 2m into 4r by 3 pi डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो गया? m प्लस 2m. आपने ऐड कर दिया होगा, कई बार बच्चा यहाँ पे ऐड कर देता है, वहां गलती हो जाती है. अब इसको देखो, एलसीएम ले लो बेटा. तो एलसीएम ले लो. एलसीएम लेने के लिए हम लोगों ने क्या बोला था? याद करो कि बेस को सर क्या कर देना है? सेम कर देना है. तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 3 पाई बेस आ गया हमारे पास. नीचे 3m भी है तो कितना आ जाएगा? 3m इंटू 3 पाई, है ना. और बकायदा चाहो तो m को कैंसिल कर देंगे. चलो बाद में कैंसिल करते हैं, m को बाद में कैंसिल करते हैं. आ जाओ, m को बाद में कैंसिल करते हैं. ठीक है. तो ऊपर आ गया हमारे पास -6r प्लस 8r. तो कितना आ गया बेटा? ट्वाइस m इंटू r. ये ऊपर आया. m कैंसिल आउट हुआ, आया हमारे पास 2r बाई 9 पाई के बराबर. ये हो गया हमारा आंसर. ओके. तो फॉर लैमिनार ऑब्जेक्ट, व्हाट इज लैमिनार ऑब्जेक्ट? What do you mean by laminar object? समझे, जरा ध्यान से समझे. सपोज दैट ये जो हमारा फोन है ना. अब इसका आप 2 डायमेंशन देखे. ये डायमेंशन ज्यादा है, ये डायमेंशन और ज्यादा है, बट द थर्ड डायमेंशन इज वेरी स्मॉल. इट इज एक्चुअली वेरी स्मॉल. सिमिलरली आप पेपर ले लीजिए, तो उसके भी जो 2 डायमेंशन है, दे आर लार्ज एज कंपेयर टू द थर्ड डायमेंशन. मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका थिकनेस बहुत कम है, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लैमिनार ऑब्जेक्ट. तो पहली बात दिमाग में ये होना चाहिए कि लैमिनार ऑब्जेक्ट मींस वेरी लेस थिकनेस. इसका मतलब क्या है?
हम लोग प्लेट्स की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, सो फॉर लैमिनार ऑब्जेक्ट, सपोज आई हैव अ लैमिनार ऑब्जेक्ट, मान लीजिए रेक्टेंगुलर प्लेट है हमारे पास, रेक्टेंगुलर प्लेट, अगेन रेक्टेंगुलर प्लेट। अब इसका डेंसिटी तो कांस्टेंट होगा ना बेटा, सो आई कैन राइट एज मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया, which density sigma, mass per unit area. It means that since the density is constant, instead of writing mass, I can write mass is directly proportional to area. Why sir? Why we want to calculate area? अच्छा, अंग्रेजी ज्यादा है। हम लोग एरिया क्यों कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या जरूरत है? कई बार ऐसा होगा बेटा आपके सवाल में, जब जब मास नहीं दिया होगा, उस ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस दिए होंगे, और तब हमें सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। तो वो कौन सा कैटेगरी के में आएगा? वो हमारे पास कैटेगरी में आएगा कौन सा? लैमिनार ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में। तो उस केस में अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आप क्या लिखें? जहां जहां एम था वहां पे आप क्या लिख देंगे? एरिया लिख देंगे। मींस व्हाट? हम लोग लिखेंगे a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2 अपॉन a1 प्लस a2। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आइए इसी पे बेस्ड ऑन हम लोग एक सवाल करते हैं। लेट्स डू वन प्रॉब्लम। सपोज आई हैव अ रेडियस ऑफ, सपोज आई हैव अ रेडियस ऑफ 4r। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर प्लेट है, इन विच इस प्लेट में से हमने क्या करा, यहां से एक एरिया को कट कर दिया है, एक एरिया को कट कर दिया है, मतलब इस एरिया को रिमूव कर दिया गया। कितना रेडियस था इसका? इसका रेडियस था बेटा, यहां से यहां तक की जो वैल्यू थी, रेडियस थी, तो इसका रेडियस है r के बराबर। दिस रेडियस इज स्मॉल r, या फिर कैपिटल R लिखा था तो कैपिटल R ही लीजिए, ये वैल्यू। ठीक है, तो इसको क्या किया गया है? रिमूव किया गया है, रिमूव किया गया है। देन यू हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ट्राई नाउ। देखो बेटा, सबसे पहली बात, आपको कुछ नहीं दिया है। अगर एक प्लेट होता, उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में होता, ये हम लोग जानते हैं। मान लिया कि मेरा ओरिजिन सिचुएटेड है, लेट अस अज्यूम आवर ओरिजिन इज सिचुएटेड एट द सेंटर, यहीं पे है ओरिजिन। बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से समझे इस बात को। पहली बात, इस मास को आपने जो छोटा सर्कल है वहां से रिमूव कर दिया, तो मास किधर बढ़ गया होगा? मास पीछे वाले सेक्शन में बढ़ गया होगा, मास पीछे वाले सेक्शन में बढ़ गया होगा। अब इसका बढ़ने से क्या होगा? सेंटर ऑफ मास अपना उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया होगा। ये तो तय बात है। यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना है? देखिए, मास की जगह हम लोग लिख सकते हैं एरिया। तो मान लीजिए इसका एरिया a1, इसका एरिया a2। तो a1 इज इक्वल टू हाउ मच? 4 पाई इंटू 4r का होल स्क्वायर। इट मीन्स दैट 16 पाई r स्क्वायर। लेट अस अज्यूम इट इज इक्वल टू a। मान लीजिए कि इसे हम लोग a के बराबर रखें। अब a2 क्या है बेटा? a2 एक ऐसा एरिया है या ऐसा मास है जिसे वहां से रिमूव किया गया है। तो आप क्या बोल सकते हैं? a2 इज इक्वल टू माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर, विच मीन्स दैट ये कितना हो गया? माइनस a बाई 16 के बराबर। अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, x1 y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x1 की भी वैल्यू 0, y1 की भी वैल्यू 0, बिकॉज ओरिजिन को आपने उसके सेंटर पे ले लिया है। इसका x2 कितना होगा? देख बेटा, इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस था 4r के बराबर, एंड यहां से यहां तक का डिस्टेंस था r के बराबर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितने के बराबर हुआ? 3r के बराबर। यानी x2 इज इक्वल टू 3r, y2 इज इक्वल टू 0। नाउ नाउ यू कैन कैलकुलेट। अगर आप अब निकालना चाहें तो एक्स सेंटर ऑफ मास आएगा क्या? a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। ठीक है, ट्राई करिए। अब आइए, अगर आप इस सारे वैल्यूज को पुट करें, अगर आप सारे वैल्यूज को पुट करें तो क्या होगा बेटा? इफ विल पुट ऑल द वैल्यूज, तो a1 के जगह पे क्या रखना है? माइनस a बाई 16
into 0 because x1 is equal to 0 प्लस a2 की जगह पे क्या रखना है बेटा, अपने को a2 की जगह पे रखना है, सॉरी सॉरी सॉरी, a1 की जगह a था ना, सॉरी 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 सॉरी, a1 की जगह पे a था, a1 की जगह पे a था इंटू x1 की जगह पे 0 प्लस a2 की जगह पे क्या था, माइनस a/16 इंटू x2 की जगह पे था हमारे पास 3r डिवाइडेड बाई क्या क्या है हमारे पास, a माइनस a/16। तो नीचे कितना आ गया बेटा, नीचे आया हमारे पास 16 माइनस 1, 16a माइनस a, तो आया 15a। ऊपर कितना है हमारे पास, ऊपर है 3a, 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a कैंसिल आउट हुआ, फाइनली कितना बच रहा, -3r/15, यहां से बचा -r/3। ये हो गया अपना आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। There is one circular object of radius 4r, in which what I have done, I have removed a plate from here, means it is a whole negative mass, and I have kept the same, मैंने यहां पर सेम प्लेट को रख दिया, मैंने यहां पर सेम प्लेट को रख दिया, मतलब यहां से कट किया इधर रख दिया, रखा है, ऐड किया मास इसलिए पॉजिटिव। यू हैव टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ट्राई इट। फॉर दिस क्वेश्चन लेट अस अज्यूम, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, और ये ऑब्जेक्ट नंबर 3 है। ऑब्जेक्ट 3 नेगेटिव मास का कंसेप्ट। आइए, तो हमारे पास क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हमारे पास बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट 1 है, तो ऑब्जेक्ट 1 का अगर a1 लिखते हैं हम लोग, तो कितना लिख सकते हैं उसे, उसे लिख सकते हैं हम लोग पाई इंटू 4r का होल स्क्वायर, विच मीन 16 पाई r स्क्वायर। x1 y1 को 0 ले लेना है, a2 है ना, मास वाले का, तो कितना है ये पाई इंटू 2r, पाई इंटू 2r, उसका रेडियस 2r होगा ना, क्योंकि यहां से यहां तक 4r है, तो उसका रेडियस 2r का स्क्वायर, which means this is 4 pi r square, which means it is a/4 के बराबर, ठीक है, it is a/4 के बराबर। now next one is a3, third, minus pi into 2r square, this will be equal to minus a/4। x1 और x2 कितना होगा बेटा, वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस सेंटर से लेकर कितने डिस्टेंस पे है, -2r के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली x3 किसके बराबर है, 2r के बराबर है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। अब आपको लिख देना है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, एंड आपको आंसर आ जाएगा। सो सेंटर ऑफ मास x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू a1 which is a into x1 which is 0 plus a2 which is a/4 and x2 which is equals to -2r, which is equals to -2r, then plus minus a/4 into 2r। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में बेटा, a प्लस a/4 माइनस a/4, तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। ऊपर देख ले कितना आ जाएगा, ऊपर देख ले कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, a/4 भी कॉमन है, आई गेस ये आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ a इंटू r/4, नीचे है a, सब कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है विद अ माइनस साइन, राइट, विद अ माइनस साइन। सो x सेंटर ऑफ मास आ गया हमारा -r के बराबर। दिस इज आवर आंसर। वी हैव अ स्क्वायर लैमिना जिसकी लंबाई है 2 मीटर के बराबर और हाइट है 1 मीटर के बराबर। लेंथ एंड हाइट आर गिवन। अगला जो पार्ट दिया है इसके ऊपर
इसके ऊपर एक और प्लेट को आपने रखा है, this is 1 and 1. Now you have to calculate the center of mass of the system. So try now. Center of mass of the system. Try. इस सवाल में अगेन लैमिनार ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो इसका मैंने मान लिया 1 और इसको मान लिया 2। तो अगर हम लोग A1 की बात करें तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2 के बराबर। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एक्स कोऑर्डिनेट में देखो तो इसका आधा यानी 1 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट होगा 1/2 होगा, तो ये हो गया हमारे लिए। नेक्स्ट, अब यहाँ से इस वाले का देखो तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा। ये पॉइंट कितना है, आधा a/2, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 1 के बराबर, तो 1/2 के बराबर। हाइट कितना हो गया बेटा, 1 प्लस 1/2, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1/2 3/2। इसका कोऑर्डिनेट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 एंड y1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2। देन वी हैव a2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, a2 की वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू हो गई, चलो निकाल लो जरा, उसकी 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 वैल्यू हो गई 1, एरिया हो गया 1 इंटू 1। x1 की वैल्यू हो गई 1/2 एंड y1 की वैल्यू हो गई, या x2 की वैल्यू 1/2, y2 की वैल्यू 3/2, ये हो गया। तो अब यहाँ से सेंटर ऑफ मास निकालना है, x सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होगा, वो m1x1 प्लस m2x2, तो होगा वो m1x1 यानी a1x1 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1/2। फिर से लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो एरिया है हमारे पास वो a1 प्लस a2, तो a1 की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 1 3 के बराबर, तो ये कितना आ गया बेटा, ऊपर आया 5/2 5/2, नीचे है 3, तो कितना आ गया 5/6। ये है x सेंटर ऑफ मास। y सेंटर ऑफ मास अगर निकालें तो m1a1 यानी 2 इंटू 1/2 प्लस प्लस m2a2, सॉरी हाँ m2 इंटू y2, ठीक है, m2 इंटू y2। तो m2 की वैल्यू या a1 की वैल्यू हमारे पास या a2 की वैल्यू जो भी है वो 1 है ना। इसको हम लोग अगर लिखें y सेंटर ऑफ मास तो क्या लिख सकते हैं बेटा, a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। अब a1 y1 तो अपने को पता है 2 इंटू 1/2, a2 y2 भी पता है हमारे पास कितना है बेटा, है ना। चलो दोनों में से जो भी लिखो, इसको लिख दिया क्या, गलत 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 गलत, देखो यहाँ पे गलत हो रहा था। 2 इंटू a1 y1 है हमारे पास 1/2, तो 2 इंटू 1/2 सही है। देन a2 y1, तो ये है 1 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ से अगर एलसीएम ले आप तो ऊपर बाई 5/2 आया, नीचे 3 आया, तो यह 5/6, यानी आंसर कितना हो गया 5/6 5/6, ये हुआ हमारा आंसर। फाइंड फाइंड सेंटर ऑफ मास। तो देखो कैसा है, एक सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन है एंड नीचे में सॉलिड हेमिस्फेयर है, सॉलिड कोन एंड सॉलिड हेमिस्फेयर। इसका रेडियस एंड एच, इसका एच इज इक्वल टू, इसका एच इज इक्वल टू 4r के बराबर, where r is the radius, and if mass of the cone is m and mass of the hemisphere is 2m, then you have to find center of mass of the given system. Try it now. तो क्या दिया है हमारे पास एक कोन है, कैसा कोन है, सॉलिड कोन है, उस कोन के नीचे क्या रखा हुआ, सॉलिड हेमिस्फीयर रखा गया है। अब जो कोन की लंबाई है वो कितनी दी गई है, 4r के बराबर, जो रेडियस है वो r का है, और क्योंकि कोन और जो हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर है वो दोनों एक के ऊपर एक रखा है, तो रेडियस दोनों का कॉमन है। ठीक है, अब निकालिए। देख बेटा, सवाल बहुत आसान सा दिया था,
इसका अच्छा वर्जन हम लोग अभी करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ऑरिजिन को यहाँ पे रख दिया, अपने को पता है कोन का मास दिया है, तो m1 को मैंने ले लिया m। अब इससे y1 अपने को लेना, y एक्सिस में सब कुछ है, तो y1 कितना होगा? सॉलिड कोन के लिए हम लोग जानते हैं कितना होता है सेंटर ऑफ मास, यहां से जो हाइट होता है वो होता है h/4। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं कितना, 4r/4, यानी कि r के बराबर। चलो, नाउ कम फॉर सॉलिड हेमीस्फेयर। इसका मास दिया है हमारे पास, तो m2 की वैल्यू कितनी है, 2m के बराबर। y2 की कितनी वैल्यू है, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है y2, और ये वैल्यू कितना है हमारे पास, उस बात को ध्यान दिमाग में रखना अपने। तो यहां के लिए जो y होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब क्या, ये वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी y2 की वैल्यू पहली बात तो ये नेगेटिव है। कितना है, अपने को पता है सॉलिड हेमीस्फेयर हो तो 3r/8 के बराबर हो। अब यहां से आप y सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। कितना निकलेगा बेटा y सेंटर ऑफ मास? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस। नेक्स्ट, m1 इज m, y1 इज r, m2 इज 2m, y2 इज -3r/8। अच्छा, नीचे कितना आ गया, 2m और m, तो ये आ गया 3m के बराबर। m कैंसिल आउट हो गया। देखो बेटा, ये 2 से 4 भी चला जाएगा, है ना, ये 2 से 4 चला गया। तो अब इसको जरा सिंप्लीफाई करिए, अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो देखिए कितना आ रहा है। यहाँ पे आया हमारे पास 4r - 3r अपॉन 4 इंटू 3, तो ये आया हमारे पास r/12 के बराबर। ये आया हमारे पास r/12 के बराबर। ये इन द सेकेंड मोड everything is same, है ना, so all thing is same, radius and all are same, but instead of mass it is given that density of both, इसका type 2 है ना, so density of both is same, is same, is same, both have equal density। बाकी पूरा का पूरा डायग्राम सेम। सो अपने को अब नया केस बनाकर इसे सॉल्व करना है। सो ट्राई इट नाउ। सी, वी हैव टू कैलकुलेट मास, एंड m1 को अगर मैं लिखूं, m1 दैट इज इक्वल टू मास इनटू वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी, वी हैव डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। So m1 is equal to density into volume. Density is same. Volume is how much? Volume of this cone. So it is equal to 1/3 pi r square into h. 1/3 pi r square into h. ये हो गया हमारे पास पहले का वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू यहाँ पे है 4r। ये हो गया हमारा पहला। Now calculate m2. Now calculate m2. So m2 can be given as density. Both have same density. Density into volume. तो वॉल्यूम कितना होगा बेटा, हेमीस्फेयर है, 2/3 पाई r क्यूब के बराबर। अब हमें बस सवाल लिख देने हैं, बाकी सब सेम है। सो वाई सेंटर ऑफ मास अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना होगा बेटा, देखो डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब, आई गेस सभी में कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर, और इसको देखो जरा, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। तो अगर मैं इसको m2 को m लूं तो m1 कितना हो जाएगा, 2m के बराबर। यहां से आप ये भी लिख सकते हैं m1 की वैल्यू ऊपर वाले के लिए, यानी y सेंटर ऑफ मास हमारे पास आ जाएगा बेटा कितना, m1 लिख रहे हैं हम लोग 2m, किसके लिए लिखे थे ये है हमारे पास कोन के लिए, है ना, कोन के लिए। तो 2m इंटू h/4, या फिर r जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इसका, प्लस m इंटू
m इंटू कितना है दूसरे का हमारे पास -3r/8 के बराबर, -3r/8 m1 प्लस m2, तो एक 2m है एक m है तो 3m। इसको और सिंप्लीफाई करो, m m कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 8 है ना, तो हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाई 8 भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाई 8 कर सकते हैं, सो दैट एलसीएम लेने में हमें आसानी। तो क्या क्या बाकी रह गया बेटा, देखो 3 इंटू 8, ऊपर है हमारे पास r को कॉमन ले लेता हूं, r को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर बच रहा हमारे पास 2 माइनस 3। ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर था हमारे पास कितना, ये कितना था हमारे पास, कितना था, y सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे ना हम लोग, तो y सेंटर ऑफ मास कितना था 2m। एक सेकंड कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना, वापस चलते हैं। y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 बाई m1 प्लस m2। तो हम लोगों ने 2m को लिया है और y1 हमारा कितना हो जाएगा, कौन है ना, हाँ 2 1, y1 है हमारा r के बराबर, तो ये नहीं है, हाँ अच्छा मल्टीप्लाई किया था ना, ठीक है 2m। यहाँ पे हो गया हमारे पास m इंटू 3r/8, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे आ गया, ऊपर आ रहा है हमारे पास 16-2, है ना, 16 तो ये आया 16 -3, तो कितना आ गया बेटा 16 - 3 13/24 इंटू डेंसिटी इंटू, ठीक है 16 - 3 13। वापस से देख लो, हम लोगों को एलसीएम लेना था, तो हम लोगों ने क्या किया, 16 - 3r कर दिया, वो कितने के बराबर 13 आया, और नीचे 8 आकर मल्टीप्लाई हो गया, तो 13/24। और ये किसके किसके बराबर है, डेंसिटी तो यहाँ पे ऑल दो मास के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, 13/24r, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सपोज सपोज मैंने इस वाटर बोतल को फेंका, है ना, सो आई हैव गिवन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे, तो ये घूमता घूमता जाएगा, ऐसे 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 घूमता हुआ जाएगा, है ना। अगर मैं पेन को फेंक दूं सपोज, तो ये यूं 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 घूमता हुआ जाएगा। मान लिया मेरा मूड एक दिन बहुत गुस्से में था, है ना, और मैंने एक बालक को पकड़ लिया, उसको उठा के फेंक दिया, मैंने बालक को फेंक दिया, मस्त प्रोजेक्टाइल करा, तो बालक कैसा घूमेगा, उसके हाथ पैर है ना, तो ये मान लीजिए इसका हाथ पैर ऐसे ऐसे ऐसे, मस्त बालक है ना? ये यूं 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 घूमता हुआ घूमेगा, मस्त घूमेगा ये, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, जो बालक है समझ लेना अपने आप को, तो ये मस्त घूमा है। मान लो हाथी को उठा के फेंक दिया, किसी चीज को भी उठा के, पेन फेंका, पेंसिल फेंका, डस्टर फेंक के आपको मार रहा था, कुछ भी कर रहा था, हर चीज में बेटा उस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो हमेशा एक पैराबोलिक पाथ में जाएगा। क्यों, हम लोग पढ़ते आए हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हम लोग क्या चाह सकते हैं, हम लोग मान सकते हैं कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअली एक केस होता है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास नहीं मानते, कौन से, जो इक्लिप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, इक्लिप्स लूनार और लूनार इक्लिप्स वगैरह, उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो क्या होता है, चलो उस पर भी थोड़ा सा टॉपिक से बढ़ जाते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पे हमारे सन है, ये अर्थ है, बीच में कुछ आ गया, मून वून आ गया, तो इस टाइम पे हम लोग इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेते। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे इसका जो शैडो है वो पॉइंट नहीं बन पा रहा, तो ये एक स्पेशल केसेस होते हैं इक्लिप्स, जिसमें हम लोग उसे ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेते। बाकी सारे केसेस में हाँ हम लोग लेते बच्चे। आइए, तो मास अभी 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 हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा बेटा कि मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑफ अ ऑब्जेक्ट, या मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ a projectile is always a parabolic path,
और प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हैं, इज ऑलवेज अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल, तो सेंटेंस गलत हो रहा है, सेंटेंस गलत हो रहा है, रुको रुको, नहीं तो आप बोलोगे कि हर मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन स्ट्रेट लाइन में जा रहा तभी प्रोजेक्टाइल है के साथ, नहीं, 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 गलत हो जाता है। देखो लिखेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल in motion of center of mass of a particle in a projectile motion is parabolic, is parabolic path, that is we can apply the projectile motion equations, that is we can for this type of question, this type of question we can apply projectile equations, प्रोजेक्टाइल इक्वेशंस। मतलब अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिए हैं तो ये ट्रू बात है कि जो सेंटर ऑफ मास का मोशन होगा वो हमेशा एक पैराबोलिक पाथ में ही होगा, ये फैक्ट बात है। अब इसी पे बेस्ड, इसी पॉइंट पे बेस्ड इनफैक्ट हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। जिनका नहीं बना उनके लिए बात याद करो, प्रोजेक्टाइल मोशन भी आपको याद होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ने क्या बात करा कि सेंटर ऑफ मास कभी भी का पाथ चेंज नहीं होगा, यानी कि जब आपने पार्टिकल को यहाँ प्रोजेक्ट करा था तो सबसे पहली बात आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो उसकी कुछ एंगल्स भी दे दी गई है, 37 डिग्री दी गई है। तो आप रेंज निकाल लीजिए कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, और ये पॉइंट है क्या, सेंटर ऑफ मास का, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मेरा गिरेगा। तो सेंटर ऑफ मास निकाल लो भाई, एक्स सेंटर ऑफ मास जो कि रेंज के बराबर है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर। तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, 100 का स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब 2 टाइम्स ऑफ साइन 37 कॉस 37 अपॉन जी के बराबर। अब देख बेटा, यहां से साइन 37 आपको निकालने आना चाहिए, 3 4 5 53 53 और ये होता है 37। तो साइन 37 है कितना, 3/5, कॉस 37 है 4/5, यहाँ पे पुट कर लेना। तो सब कुछ पुट करने पे रेंज की वैल्यू आ जाती है लगभग 1960 आसपास, सॉरी 916, 960 आसपास, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, क्या बोला गया सवाल में कि जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट आया तो यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल था वो दो पार्ट में टूटा, ठीक है। जो स्मॉलर वाला था या जिसका मास m था, आप मान लें वो नीचे गिरा है डायरेक्ट, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वो नीचे आकर टुकरा कर गिर गया। और जो हेवियर मास था वो कहीं आगे गया, तो हेवियर मास कहीं आकर यहाँ पर गिरा। बस यही निकालना है हमारे, कहां से, यहाँ से। तो ये डिस्टेंस तो हम लोग पता है r/2, और इस डिस्टेंस को हम लोग कोई ले लेते हैं, सपोज x ले लेते हैं ना, या फिर y ले लेते हैं, जो भी लेना है ले लीजिए। तो आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 स्मॉल m, डिस्टेंस है हमारा r/2 प्लस प्लस यहाँ पे हम लोग लिए हैं क्या, m इंटू ये डिस्टेंस को क्या ले लें, सपोज d ले लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। तो ये आया 2m था या 3m था, कहाँ गया कहाँ क्या, मास इज इन द रेशियो 3m, तो 3m इंटू डी डिवाइडेड बाई 4m। और x सेंटर ऑफ मास किसके बराबर है, r के बराबर है। यहां से आप सब कुछ सिंप्लीफाई करिए, यहां से आप सिंप्लीफाई करिए, तो जो b का वैल्यू आएगा हमारे पास वो 1120 मीटर के बराबर आएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हैं हम लोग। जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए अपने पास ये, हमारे पास क्या था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग जो देख रहे थे,
यहां पर हमारे पास बहुत सारे अगर पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल, तो ये सारे डिफरेंट पार्टिकल के अलग अलग m1 x1 है, तो इसका m1 था, इसका x1 y1 है, ये m2 है, x2 y2 है, ये m3 है, x3 y3 एंड सो ऑन, बहुत सारे है ना? ठीक है, तो इनका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, वो तो हम लोगों ने निकाल लिया। यानी कि जरा ध्यान से सुनना इस बात को, अगर मैं बोल रहा था x सेंटर ऑफ मास, तो इसको क्या लिखा था, m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन, और यहाँ पे सारे मासेस के सम थे, तो सभी मासेस का सम किसके बराबर होगा, मैं लिख सकता हूँ ना m इंटू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2। अच्छा, सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूँ m इंटू वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2, लिख सकता हूँ। जरा ध्यान दो बेटा, अगर मैं बोलूं इसको r1 वेक्टर, इसको बोलूं r2 वेक्टर, इसको वैल्यू r2 वेक्टर, है ना, इसको बोलूं r2 वेक्टर, इसको बोलूं r2, इसको r3 वेक्टर, सिमिलरली r4 वेक्टर भी। यानी अगर मैं सबको ऐड कर दूं बेटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान देना। अगर मैं m, इसको क्या लिखूंगा, x सेंटर ऑफ मास प्लस y सेंटर ऑफ मास, ये है j कैप, ये है i कैप, प्लस m1 x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस m2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अगर हम लोग इन सब को लिख रहे हैं, तो ये क्या है, रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर हम लोग बोल रहे थे, इसको क्या लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का वेक्टर, r सेंटर ऑफ मास वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो आपने बोला सर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा सर, अगर पोजीशन को हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, तो हमें पता है पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आता था, तो अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता, m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर एंड सो ऑन। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो कितना होता, m इंटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर प्लस m1 a1 प्लस m2 a2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते थे, यानी इसी को हम लोग क्या लिख सकते थे, फोर्स इज इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर एंड सो ऑन। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है दो पार्टिकल है जिनके मासेस 2 kg एंड 4 kg हैं, अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर विद द एक्सेलरेशन 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो ये लिया 2, 1 इधर, 4, 2 इधर, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 a1, तो 2 इंटू 1 m2 a2, ठीक है, प्लस 4 इंटू अपोजिट डायरेक्शन -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 6, तो ये आया 8, आया आंसर -1, मतलब किधर जा रहा है ये एक्सेलरेशन, पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये हुआ इसका आंसर। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अब देखो बेटा, ये 30 है, ये 60 है, तो इसको शॉर्टकट में बनाने का एक तरीका है, ये 90 डिग्री है एंड हमारे जो कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं वो भी 90 डिग्री पे ही होते हैं। तो ये ले लिया हम लोगों ने, क्या मान लीजिए इसको x ले लिया अगर, और इसको ले लिया y, ठीक है, यानी या फिर पॉजिटिव x एक्सिस को आपने इसको ले लिया पॉजिटिव x एक्सिस, इसको ले लिया पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन है विच इज g sin 30 और इधर है g sin 60। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, g टाइम्स साइन 30, किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, i कैप प्लस g टाइम्स साइन 60 j कैप इनटू m,
इंटू एम, M1 A1 M2 A2 डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, तो mm कैंसिल आउट हो गया, जी ए सेंटर ऑफ मास, जी साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2 के बराबर। तो यहाँ पे आया g/4, 1/2 और नीचे भी 2 था, g/4 आई कैप प्लस g इंटू √3/2, ये हो गया, नीचे एक 2 वेट कर रहा था, √3/4 j कैप। अगर इसका आप मैग्नीट्यूड ले, ये वेक्टर फॉर्म है, अगर इसका मैग्नीट्यूड ले तो कितना आएगा बेटा, मैग्नीट्यूड में अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस इनका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16, ऊपर आ जाएगा 4, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा g/2, हो गया आंसर। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ट्राई करिए। देखिए अपने को पता है ये नीचे आएगा एक्सेलरेशन ए से, और ये भी आएगा ऊपर ए से, है ना। मान लीजिए इसको A1 दे दिया फिलहाल और इसको A2 दे दिया, सो वी कैन से दैट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, नीचे के डायरेक्शन को अगर मैंने पॉजिटिव ले लिया तो m1 इंटू ए प्लस m2 इंटू माइनस ए बाई m1 प्लस m, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m इंटू ए, और ये कितना था बेटा, ये एटवुड मशीन में याद करिए ए की वैल्यू कितनी थी। Yes, तो आपको याद होगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी के बराबर था ये, तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, यानी कि ये कितना आ गया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ भी सेम था तो इनका स्क्वायर इंटू जी, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस केस के लिए।